लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हमें फैराडे ने बताया कि भाई हमारे पास जब भी फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है किसी भी लूप में, तो हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो गया मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करने की टेंडेंसी आ जाएगी। बेसिकली उसमें कुछ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, उसके कारण फिर करंट वगैरह आने लगते हैं। अच्छा, अब उसको कैलकुलेट करने पे आए तो जो ईएमएफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डी फाई अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे हमें साइन के बारे में कुछ पता नहीं चलता है ना, तो उसके बाद लेंजेस लॉ हमें मिला जिसमें हमें कुछ साइन भी दे दिया गया, यहाँ पर इस तरीके से माइनस लगाया गया देखो। और बहुत ही सिंपल है, इसमें एक चीज़ बोली गई, द डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज टू अपोज द कॉज ऑफ द इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका ध्यान रखना है, डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। और ये कहाँ से आती है? एनर्जी कंजर्वेशन से। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई कॉइल है और इसके पास में एक बार मैग्नेट लेकर के आऊँ, तो इसमें कुछ फ्लक्स चेंज होगा, उसके कारण इसमें कुछ ईएमएफ आएगा, उसके कारण इसमें कुछ करंट आ सकता है। वो करंट इस तरीके से आएगा कि देखो, अगर मैं इसमें फ्लक्स बढ़ा रहा था तो उस करंट के कारण फ्लक्स की वैल्यू कम होएगी, ताकि इसमें जो फ्लक्स का चेंज है वो ना हो, है ना। इसको डिटेल में समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक लूप है, और लूप है का मतलब उसका इस तरीके से कुछ एरिया हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकता है, टाइम वेरिंग भी हो सकता है। जैसा भी हो, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बी टाइम्स एरिया, है ना। अब यहाँ पर एरिया तो समय के साथ अभी चेंज नहीं हो रहा है, एरिया भी चेंज हो सकता था, बी भी चेंज हो सकता था अगर हमें फाई को चेंज करना है तो, है ना। अगर मैं बोलूँ कि बी चेंज हो रहा है ना, बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, इस तरीके की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो फाई हो जाता है, फाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम टी, फाई इज इक्वल टू फंक्शन, कोई अलग फंक्शन हो जाएगा वो इस तरीके से, है ना। ठीक, तो अब ये क्योंकि चेंज हो रहा है समय के साथ, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर कुछ ईएमएफ आएगा, और जो ईएमएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? डी फाई अपॉन डी टी। सवाल उठता है साइन का किस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर ईएमएफ आने के हमारे पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो ईएमएफ इस तरीके से आएगा कि करंट का साइन कुछ ऐसा हो जाए, या फिर ईएमएफ इस तरीके से आएगा कि करंट इस तरीके से मूव करे। दो ही हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा होंगे नहीं। और उसको आपको किस तरीके से समझना है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करूँ केस वन, है ना, केस वन बी इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर देखो बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसमें जो भी फ्लक्स है, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा, है ना। इसका मतलब फाई विल इंक्रीज। अब इस एरिया में फ्लक्स को समझो, देखो इसमें हमारे पास एक्स 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 बने हुए हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें से अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो इसमें फ्लक्स की मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। अब इसमें करंट इंड्यूस होगा, वो बोलेगा अरे फ्लक्स को मैं बढ़ने नहीं दूंगा। तो अब नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा था, इसमें जो करंट आएगा वो इस तरीके से आएगा कि वो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकाले, ताकि इसके अंदर फ्लक्स में जो नेट चेंज आ रहा है ना, दोनों का ऐड हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट रखने की वो कोशिश करेगा। रख पाता है कि नहीं वो बात की बात है। लेकिन अगर इसमें हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो देखो राइट हैंड रूल इस तरीके से बनाओ ना, इस तरीके से, तो वो ऊपर आता हुआ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तब आएगा कि यहाँ पर हमारे पास आई वन, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, हमारे को करंट आई वन देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है ना कि हमारे पास फाई की वैल्यू, लेट से मैं बोल रहा हूँ कि बी की जो वैल्यू है, बी अब डिक्रीज कर रहा है, ऐसे केस में हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू भी कम होएगी। डिक्रीज कर रहेगा मतलब ये रहेगा कि उसका डायरेक्शन तो वही है, लेकिन पहले मैग्नीट्यूड था 10 टेस्ला, फिर वो हो जाएगा 9 टेस्ला, फिर वो हो जाएगा 8 टेस्ला, फिर वो हो जाएगा 7 टेस्ला, इस तरीके से उसकी मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। तो हम बोलेंगे फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है। अब इसमें कुछ करंट इंड्यूस होएगा, करंट को इस तरीके से इंड्यूस होना है कि ये जो फ्लक्स में चेंजेस हैं वो ना हो, है ना, वो उसी को तो अपोज करना चाहता है। तो वो चाहेगा कि हमारे पास पहले 10 टेस्ला था, फिर 9 टेस्ला हो रहा है, तो वो चाहेगा कि यार फ्लक्स कम ना हो, तो वो फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए इस तरीके से इंड्यूस होएगा कि वो उस फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे उस केस में हमारे पास जो फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट के करंट आने वाला है वो इसी तरीके का होगा जिस डायरेक्शन में पहले से मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ था, लेकिन मैग्नीट्यूड छोटा होता जा रहा है, तो इसमें ऐसे करंट इंड्यूस होगा जिसके कारण नीचे की तरफ ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अपने हाथ को इस तरीके से घुमाओ, उस केस में आपको देखेगा कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट आने वाला है
उस केस में I2 आएगा, है ना। उस केस में हमारे पास I2 इस तरीके से करंट आएगा। और करंट क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके कारण कुछ ईएमएफ आया होगा। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो हम किस तरीके से कनेक्ट कैलकुलेट करते हैं? इस तरीके से। डायरेक्शन आपको इस अप्रोच से पता कर लेना है, ठीक है। और इस लूप का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो आप ई इज इक्वल टू आई आर करके आप करंट का मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हो। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक कॉइल है, और 3D में इसलिए बना दिया ताकि आपको डायरेक्शन समझने में कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो, मैंने इसमें मान लो इस तरीके से करंट लगाया है, ऐसे, है ना। तो अब देखो, इसको फील करो, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो मुझे करंट किस डायरेक्शन में दिखेगा। यहाँ से आप देखोगे इस तरीके से एक्सिस है हमारे पास, या तो इसको क्लॉकवाइज दिख सकता है या एंटी क्लॉकवाइज दिख सकता है। तो यहाँ से ये इस तरीके से जा रहा है, और ये इंसान जब उसको देखेगा तो उसको एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ करंट यहाँ पे दिखाई देने वाला है। इसको जो करंट दिखाई देगा वो दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से इसको करंट दिखेगा। सिमिलरली हमारे पास जो ऑपोजिट साइड में है, उसको किस तरीके से करंट दिखेगा? यहाँ से ऐसे 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 जा रहा था, ये इस तरीके से आता हुआ दिखेगा। फील करने की कोशिश करो, उसको जो करंट दिखने वाला है वो ऐसे क्लॉकवाइज दिखेगा, इसको दिखेगा क्लॉकवाइज, ऐसा करंट देखने को मिलेगा। ये है आई, ये है आई। ऑलराइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। जिस दिशा में करंट ऐसे घूम रहा है यहाँ पे कॉइल में, उस दिशा में अपनी उंगलियों को कर्ल करो तो आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। यहाँ से आप देखोगे इस तरीके से फील्ड लाइंस ये हमारा करंट जा रहा था, तो इसका मतलब इस तरफ हमारी फील्ड लाइंस निकलेंगी। थोड़ी सी फील्ड लाइंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर एक फील्ड लाइन इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास, ऐसे। दूसरी आ जाएगी कुछ इस तरीके से। सारी तो नहीं बना पाएंगे हम, लेकिन कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ये ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसको हम कंपेयर करना चाहते हैं हमारी बार मैग्नेट से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में वो पता चलेगा ज़रूरत क्या है उसकी। तो यहाँ पर देखो, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर एक बार मैग्नेट होती तो उसको मुझे इस तरीके से रखना पड़ता, तो ये इसके कंपेरेबल हो जाती। क्यों ऐसा मैंने रखा है? क्योंकि देखो, यहाँ पर से इस तरीके से इसमें से भी नॉर्थ साइड से फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं बार मैग्नेट में। और साउथ साइड से इस तरीके से वापस उसमें एंटर करती हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला जो इंसान इसको देख रहा है, वो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? यार, मेरी तरफ जो पॉइंट है, अगर ये एक बार मैग्नेट है तो मेरी साइड वाला टर्मिनल नॉर्थ पोल है। तो देखो, मैं इस तरफ लिख दूंगा इस तरीके से एन। सिमिलरली ये वाला क्या समझेगा? अगर उसको बोलेंगे कि भाई इसको एक बार मैग्नेट से रिप्लेस करना है, तो बोलेगा यार ये तो साउथ है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से साउथ लिख देते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे, ये आपने कहीं कहीं डायग्राम देखा होगा, आपको इस तरीके से याद करना है कि जब भी आपको कोई करंट लूप दिखता है और अगर वो इस तरीके से घूम रहा है, तो आपको समझ लेना है उसका साउथ साइड आपकी तरफ है। जब भी आपको कोई करंट लूप दिखता है इस तरीके से, और उसमें इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है, तो आपको समझ लेना है उसका नॉर्थ साइड आपको फेस कर रहा है। ये एक कॉइल और बार मैग्नेट के बीच का हम एनालॉजी इस तरीके से निकाल सकते हैं। ईएमआई के साइन को समझने का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दो अप्रोच हम देखेंगे यहाँ पर। मान लो हमारे पास एक इस तरीके से बार मैग्नेट है, और उसको मैं इस तरीके से इसके पास ला रहा हूँ वी वेलोसिटी से। तो यहाँ पर पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि इस कॉइल में इसका फ्लक्स चेंज होने वाला है। कैसे होगा? तो उसके लिए हम इसके फ्लक्स की जगह पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास यहाँ से इस तरीके से होगी। देखो, नॉर्थ से निकली है, साउथ में एंटर कर रही है। और बाकी फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूँ, तो एक यहाँ से ऐसे जा रही होगी, दूसरी यहाँ पर वही वाली ऐसे आ रही होगी, है ना। ये हमारे पास अलग अलग फील्ड लाइंस है। तो अभी हम देखते हैं, लेट से यहाँ से एक ही फील्ड लाइन इसमें से जा रही है, और जैसे ही मैं इसको आगे ले आऊँगा तो फिर मैं देखूंगा यहाँ से बहुत सारी लाइंस इसके अंदर से जा रही होंगी। तो फ्लक्स चेंज तो हो रहा है, ठीक है। तो इस पहले केस की अगर मैं बात करूँ, तो अगर ये मैग्नेट इस तरफ आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि फ्लक्स विल इंक्रीज। ये चीज़ हमें समझ में आती है। अब देखो, यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास उसके कारण ईएमएफ आएगा। ईएमएफ कितना आएगा? वो आ जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। अब इसकी कैलकुलेशन अभी मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि फाई मुझे पता ही नहीं है। लेकिन इसके कारण हमारे पास एक इंड्यूस्ड करंट ज़रूर आएगा, और वो इंड्यूस करंट इस तरीके से आएगा कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करेगा। फ्लक्स क्या हो रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इसमें जो करंट आएगा वो इस तरीके से आएगा कि फ्लक्स ना बढ़े। फ्लक्स ना बढ़े, इसका मतलब आई विल अपोज the increase in phi।
तो यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए जो इसके मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ता जा रहा है उसको कैंसिल कर दें, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से बी इंड्यूस्ड होना चाहिए। और वो कैसे होगा उसके लिए अब आपको देखना है कि यहाँ पे करंट किस तरीके से आया होगा। तो आप उसको फील करने की कोशिश करो। यहाँ पर राइट हैंड इस तरीके से कर्ल करोगे, अंगूठा होना चाहिए आपका जो बी की तरफ पॉइंट हो रहा है उस तरफ हमारा बी आना चाहिए। करंट का आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, भाई हमारे पास करंट यहाँ पर ऐसा कुछ करंट होगा तो मेरे पास ऐसा भी आने वाला है, तो मुझे करंट का डायरेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आई का डायरेक्शन इस तरीके से आ जाता है। तो यही हमें समझना था। ये तो हमने फाई का डायरेक्शन वगैरह देख लिया। दूसरा तरीका इसको चेक करने का बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे? यहाँ पर देखो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे नॉर्थ इज अप्रोचिंग, ठीक है। अब इसको अपोज किस तरीके से किया जाए। अगर नॉर्थ इसके पास आ रहा है और इसे हमें अपोज करना है तो यहाँ पे भी मैं नॉर्थ पोल बना दूँ, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं ना। तो यहाँ पर नॉर्थ बन जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर नॉर्थ किस तरीके से बन सकता है वो आपको बस देखना है। तो आप यहाँ पर वही वाली चीज़ लगाओ। यहाँ पर से अगर आप देखोगे आपको नॉर्थ बनाना है तो आपको इस तरीके से दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए? इस तरीके से वो पोल नॉर्थ होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास करंट होना चाहिए। ये हमारे पास करंट का डायरेक्शन आ जाएगा। अगेन आपको सेम डायरेक्शन निकल के मिलता है। यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ बनना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास साउथ बनना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल ये था। दोबारा देखो यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमारे पास नॉर्थ पीछे जा रहा है। अब इसको अपोज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर साउथ होना चाहिए ना। साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर जो इंड्यूस होना चाहिए वो होना चाहिए साउथ। सबसे पहले जो ये मुझे पता चल गया यहाँ पर नॉर्थ इंड्यूस होना चाहिए। अगर यहाँ पर साउथ इंड्यूस होना है तो उसके लिए देखो हमारे पास देख के ही पता चल रहा है साउथ में क्या होता है। साउथ इस तरीके से आप बनाओगे, ये हो गया हमारे पास साउथ। इस तरीके का करंट होना चाहिए और यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ इस तरीके से। तो साउथ के लिए मेरे पास इस तरफ आता हुआ करंट होना चाहिए ये, और यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल ये देखेंगे। अब की बार मैं साउथ को इसके पास ला रहा हूँ तो यानी यहाँ पर साउथ बनना चाहिए। साउथ बनना चाहिए अगेन, यानी कि इस तरीके से हमारे पास करंट आएगा। तो आपने देख लिया हमने तीनों ही केस में बड़ी आसानी से देख लिया किस डायरेक्शन में हमारा करंट आना चाहिए, यानी कि हमारा ईएमएफ भी उसी को सपोर्ट करता हुआ होगा जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। A coil is placed in a magnetic field B shown below. A current is induced in the coil because B is, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से करंट इंड्यूस हुआ है, इस तरीके से करंट इंड्यूस हुआ है। अब इनमें से कोई सा एक ऑप्शन सही है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो किस तरफ आएगा। तो यहाँ पे ऐसे उंगलियां घुमाओ उस लूप की तरफ तो आपको पता चलेगा आउट ऑफ द प्लेन हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बोलूँगा, बी ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट इज, उसको मैं लिख देता हूँ आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, ये किसी चीज़ को तो अपोज कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, पहली बात तो इसमें से फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होते, है ना, ये वाले मैग्नेटिक फील्ड होते तो फिर तो हमारा फ्लक्स आता ही नहीं, फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाती, क्योंकि ये फील्ड लाइन्स इस लूप को क्रॉस ही नहीं कर रही। तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा या तो वो ऊपर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। इस तरीके से हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब दोनों ऑप्शन में अगर हमारे पास बी जो था बी एक्सटर्नल अगर वो हमारे पास इस तरीके से था, या फिर हमारे पास होगा बी एक्सटर्नल, वो हमारे पास इस तरीके से था। हमारा जो इंड्यूस हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि वो ऊपर की तरफ बढ़ाना चाहता है। अगर हमारा एक्सटर्नल भी ऊपर की तरफ पॉइंट करता हुआ होता, अगर वो कम हो रहा होता तो करंट बोलता नहीं नहीं तो तुम कम मत हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, है ना। तो इस केस में हमारे पास हम बोलते हैं कि बी इज रिड्यूसिंग, है ना, बी एक्सटर्नल इज रिड्यूसिंग। या तो ये एक ऑप्शन हो गया हमारे पास। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि बी एक्सटर्नल जो था वो इनटू द प्लेन था, है ना, और वो बढ़ता जा रहा होगा। तो उसकी मान लो कुछ फिक्स वैल्यू थी 5, लेकिन वो 5 से 6 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, इस तरीके से वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास इसमें इस तरीके से ईएमएफ जनरेटर को बोलेगा मैं तुम्हें बढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कम करूंगा। किस तरीके से कम कर सकता है कि तुम अंदर बढ़ते जाओ, मैं बाहर की तरफ लगाता जाऊंगा। तो इस तरीके से आप अपोज करते हो ना,
तो बी एक्सटर्नल अगर अंदर होता तो फिर हम बोलते कि या तो ये इंक्रीजिंग होता, है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो इसमें देखते हैं मुझे आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग विद टाइम, है ना। तो आउटवर्ड एंड रिड्यूसिंग विद टाइम, इसलिए सी इज आवर करेक्ट आंसर। The magnetic field as shown in the figure is directed into the plane of the paper. AXCA is a semicircular conducting loop of radius A with center O. The loop rotates clockwise with velocity omega about an axis fixed at O and perpendicular to the plane of the paper. The resistance of the loop is R, the induced current is. तो हमें देखो इस लूप का रेजिस्टेंस दिया है, हमें करंट बताना है। तो अगर मैं ईएमएफ पता कर लूँ तो मुझे करंट भी निकल जाएगा बड़ी आसानी से। तो देखो ईएमएफ क्या होता है, हम जानते हैं माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई क्या होता है हमारे पास, फाई होता है फ्लक्स, है ना। अब फ्लक्स दो कारण से होता है, तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है, इस तरीके का हमें बताया हुआ है। बी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एरिया में चेंज हो सकता है। तो क्या इस लूप का एरिया चेंज हो रहा है? लूप का एरिया नहीं चेंज हो रहा है, वो एरिया जो हमारा देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, थोड़ी देर में ये घूम करके यहाँ पर आ जाएगा। तो उस केस में देखो हमारे पास ये एरिया कुछ आ जाएगा। तो इस एरिया का ऐड होने की कोई रेट है ना। तो आप डी ए अपॉन डी टी निकाल सकते हो। बेसिकली आपको ये डी फाई बाई डी टी करोगे तो बी कांस्टेंट हो जाएगा, वो हमारे पास ईएमएफ की जो वैल्यू हो जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी डी ए अपॉन डी टी। अब ओमेगा हमें दिया हुआ है, तो हम ये डी अपॉन डी टी कैसे निकालें? छोटे छोटे से एलिमेंट बना के कुछ कोशिश करो ये चीज़ पता करने की, उसके बाद करंट निकाल लेना। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लो थोड़ी देर बाद हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये इस जगह पे आ चुका है और इसके इस तरफ घूमने की हमें ओमेगा दी हुई है। हमें पता करना है डी ए अपॉन डी टी। तो देखो जो एरिया में चेंज हो रहा है, एरिया यहाँ पर तो फिक्स है ना। ये वाला अगर हमारा एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वो इस दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ी देर में इधर बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ता चला जा रहा है ना। तो डी ए बाई डी टी एक तो पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है और यहाँ पर मुझे वो डी ए पता करना है। तो यहाँ पे देखो छोटे से टाइम में हम यहाँ पर एक इस तरीके से एलिमेंट ले सकते हैं। तो डी टी टाइम में हमारे पास कितना एंगल कवर हो जाएगा, डी थीटा। इस तरीके से हमारे पास जो एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो गया है वो एरिया कितना है, तो इसको आप एक ट्राइंगल की तरह ट्रीट कर सकते हो। उसका जो एरिया आ जाएगा, एरिया की वैल्यू आ जाएगी हाफ इनटू बेस कौन सा होगा, ये वाला बेस हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा आर डी थीटा के बराबर, है ना। दिस विल बी इक्वल टू आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास ये वाली किसके बराबर है, ये खुद रेडियस आर के बराबर है। तो इस तरीके से हमारे पास डी ए आ चुका है। मुझे क्या पता करना है, डी ए अपॉन डी टी। तो यहाँ मैं इसको डी टी से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर भी इसको डी टी से डिवाइड कर दूंगा और इसकी जो वैल्यू आ जाती है देखो यहाँ पे आ जाता है आर स्क्वायर बाई टू एंड डी थीटा अपॉन डी टी आ जाता है। डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, वो हमारी ओमेगा ही तो है। इस तरीके से हमारे पास डी अपॉन डी टी आ गया। इससे मैं ई एम एफ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस बी डी ए अपॉन डी टी यानी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन टू। ई एम एफ आ गई तो मैं करंट निकाल सकता हूँ, आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आर। अच्छा ये स्मॉल आर था, ओ नो ओ नो, दिस वाज स्मॉल आर। ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास आर आर। और अब हमारे पास कैपिटल आर यानी कि रेजिस्टेंस है, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू रहेगी ई विच इज इक्वल टू माइनस बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन टू आर एंड दैट इज आवर करेक्ट आंसर बी। इसी को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इसका आपसे मान लो पूछ लिया कि ग्राफ बताओ भाई कितना ग्राफ आ रहा है ईएमएफ का। देखो समय के साथ साथ स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में हमारे पास डी ए बाई डी टी पॉजिटिव है और इसकी देखो ये कुछ फिक्स्ड वैल्यू है ना, ईएमएफ की वैल्यू कुछ फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ये वाली वैल्यू तो फिक्स है। अब इस केस में ईएमएफ मेरे पास पहले नेगेटिव आता है। स्टार्टिंग में मेरे पास ईएमएफ कुछ इस तरीके से नेगेटिव आएगा। कब तक वो नेगेटिव रहेगा, जब तक हमारे पास एरिया बढ़ता जाएगा। तो जब ये यहाँ पर पूरी इस तरीके से घूम करके आ जाएगी तो हम तक हमारे पास एरिया बढ़ ही रहा था। फिर जब ये यहाँ से निकलने लगेगी, जब ये इस तरीके से बाहर निकलने लगेगी, तब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एरिया है ये वाला एरिया से बचेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसकी वैल्यू कम होती जा रही है।
तब हमारे पास dA/dt नेगेटिव हो जाएगा, है ना। उस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास EMF की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम आएगा, इस तरीके से हमारे पास कुछ आएगा। फिर आप देखोगे समय के साथ साथ वो ऑल्टरनेट इस तरीके से करने लगेगा और हमारे पास EMF का इस तरीके से ग्राफ हो सकता है। EMF का ग्राफ आ चुका है, तो यहाँ से आप करंट का भी ग्राफ बनाओगे तो वो सिमिलर ही नेचर का आने वाला है। इस पे बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर मैं करंट ऐसे बनाता हूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव, और ऐसे बनाता हूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू चेंज होकर के आ सकती है, तो ऐसे में डायरेक्शन किसे माना जाएगा। यहाँ पे क्योंकि करंट बनाया ही नहीं गया था, आई की वैल्यू ड्रॉ नहीं की हुई है क्वेश्चन में, तो ऐसे में हम फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, इज इक्वल टू माइनस d∅/dt लेके चलेंगे, तो उसके हिसाब से मेरे पास आंसर आता है नेगेटिव वाला। नहीं तो यहाँ पे एक्चुअली हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहिए था, बाकी डायरेक्शन हम मैनुअली देख लेते क्या डायरेक्शन आता है। A coil is placed in a time-varying magnetic field. If the number of turns in the coil were to be halved and the radius of wire doubled, the electrical power dissipated due to current induced in the coil would be डबल होगी, सेम रहेगी, हाफ रहेगी, क्वाड्रपल होगी, क्या होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, तो इसको ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करना। पहले मैं बताता हूँ इसमें है क्या। हमारे पास इस तरीके से एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। इसमें हमने रख दी एक कॉइल इस तरीके से। अब हम कॉइल का एरिया चेंज कर सकते हैं, उसके में जो वायर यूज़ हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे हमारे पास जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती थी, वो होती थी एरिया इनटू हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एरिया के ही डायरेक्शन में है ना, जो एरिया वेक्टर है नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी दिशा में है हमारे पास। तो मैं इसको सीधे सीधे लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, जो कि टाइम का फंक्शन है। ठीक, इससे मैं ईएमएफ निकाल सकता हूँ। और ये जो चीज़ आई, पहली बात तो ये आई थी हमारे पास सिर्फ एक, इस तरीके से अगर लूप है तो हमारे पास यहाँ पर अब एन लूप्स आ गए हैं, तो इसको आपको एन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे आप ईएमएफ निकाल सकते हो। ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाती है, ईएमएफ इज इक्वल टू, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो हो जाता है d∅/dt, है ना। और यहाँ पर देखो किसी भी पर्टिकुलर केस में ए और एन तो सेम रहने वाले हैं, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a/dB/dt। ठीक, अब ये वाली वैल्यू देखो, दोनों जो केस को हम कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पे ये वैल्यू सेम रहेगी, जैसे 2 टेस्ला पर सेकेंड हो जाएगी या 3 टेस्ला पर सेकेंड हो जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो फिक्स्ड वैल्यू आने वाली है। अलग अलग केसेस में एरिया चेंज किया गया है, एन की वैल्यू चेंज करी गई है। ईएमएफ तो हमें निकल गया, लेकिन हमें पता करना है पावर का रेशियो, है ना, P2/P1 मुझे पता करना है। तो पावर के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली पहले आप यहाँ से करंट निकालोगे, फिर उसके बाद पावर क्या होती है I²R। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, इसलिए सवाल बहुत अच्छा बन जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करी गई है रेडियस ऑफ वायर की, रेडियस ऑफ कॉइल की बात नहीं की गई है। वायर का रेडियस चेंज किया है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे हमारे पास इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है उस पर फ़र्क पड़ेगा। रेजिस्टिविटी सेम मानना, तो रेजिस्टेंस अगर रेडियस डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पे, इसीलिए बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, इसको ज़रूर से सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास जो पावर होती है वो क्या होती है I²R, या फिर उसको मैं लिख सकता हूँ E²/R। इस तरीके से भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। ईएमएफ की अगर मैं वैल्यू यहाँ से रख दूँ उठा करके, तो हमारे पास जो पावर आ जाती है, पावर इज इक्वल टू A²N² इंटू dB/dt। अब ये जो भी वैल्यू है वो तो दोनों केसेस में सेम रही होगी, डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है। ए क्या चीज़ है, ए इज इक्वल टू एरिया। एक बात बताओ मुझे, क्या एरिया में कोई भी चेंज किया गया है? हमें जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल को चेंज कर दिया गया है हमने, और रेडियस ऑफ वायर को डबल किया है, तो एरिया में कोई भी चेंज नहीं है। तो हमें जो दो केसेस को कंपेयर करना है उसमें एन एंड आर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू N²/R। हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है जहाँ पे R इज रेजिस्टेंस, है ना, R इज रेजिस्टेंस। ओके, एन की वैल्यू तो सीधे सीधे बता दिया है कि हमने हाफ करी है ना। तो एन से हमारे पास हुआ है N/2। बताओ रेजिस्टेंस के साथ क्या हुआ होगा। देखो रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A।
ठीक है, एरिया क्या है, यहाँ पर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हमने रेडियस को क्या कर दिया है, रेडियस ऑफ वायर डबल, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4, है ना। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 4, और यहीं पे हो जाएगी हमसे गलती। कैसे गलती हो जाएगी, ये गलत है ना, दिस इज गलत। हमारे पास देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, यही यहाँ पे इस क्वेश्चन में ट्रिक है कि हमारे पास आर तो चेंज होकर के बन जा रहा है आर इंटू टू, या फिर उसी को मैं लिख सकता हूँ 2r, लेकिन साथ में मेरी जो लेंथ है, लेंथ भी l/2 हो रही है। कैसे, मैंने नंबर ऑफ टर्न्स हाफ कर दी। इसका मतलब पहले अगर मुझे 10 मीटर वायर यूज़ करना पड़ा था, तो अब मुझे 5 ही मीटर का वायर यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी इस तरीके से चेंज होगा। और अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, देखो वो बन जाएगा, रेजिस्टेंस से हो जाएगा वो r डिवाइडेड बाय 8, ये करेक्ट रेजिस्टेंस है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास पावर की वैल्यू हो जाएगी P2/P1, अगर मैं वो चीज़ पता करने जाऊँ तो वह जाएगा N2/N1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1/R2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो N2 की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो ये हो जाता है 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, और इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2 टाइम्स। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, डी इज आर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। Bar magnet is passing through a conducting loop of radius r with velocity v. The radius of the bar magnet is such that it just passes through the loop. The induced EMF in the loop can be represented by approximate curve. तो हमें कुछ approximation करने हैं। पहली बात यहाँ से ये आ रही है और इसमें से निकल के चली जाएगी। अब देखो इसमें अगेन हमारे पास EMF, तो EMF में अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ कि यहाँ पर करंट इस तरीके से आने वाला है, तो या तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि आई की वैल्यू बना ही नहीं हुआ है कि आई किस तरफ है, तो डिपेंडिंग अपॉन मैं आई किस तरफ अज्यूम करता हूँ, मेरे को आंसर या तो पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। जब भी ऐसी कोई चीज़ आए तो उस केस में आपको हमेशा क्या करना है, आपको EMF को अज्यूम करना है, EMF इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। अब फील करने की कोशिश करो, जिस वक्त ये इसके पास आएगी तो इसमें क्या फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा, है ना। तो अगेन आप इसमें डिपेंड करता है कि ये एरिया आपने इधर माना है कि इधर माना है। तो ऐसा मान के चलो जिसमें आप इस तरीके से समझ सकते हो, भाई यहाँ से इस तरीके से फील्ड लाइंस आती हैं, तो स्टार्टिंग में जब ये बहुत दूर रही होगी तो फ्लक्स की वैल्यू 0 रही होगी। फिर उसके बाद जब ये पास आएगी तो हम बोलेंगे भाई फ्लक्स हमारा थोड़ा सा बड़ा है। फिर उसके बाद क्या होगा, पूरी की पूरी ये इसके अंदर आ जाएगी, उस वक्त फ्लक्स क्या होगा, तो क्या वेरिएशन होगा, सोचने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ये वाला, ABCD तो लिखा नहीं हुआ है इसमें। कैसे आया, तो देखो पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम पहले फ्लक्स का ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास ये है टाइम t, ये है हमारे पास फ्लक्स। जिस वक्त हमारे पास ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रही होगी तो उस वक्त तो फ्लक्स की वैल्यू 0 है। फिर ये पास आती गई, पास आती गई, पास आती गई, यानी समय के साथ साथ फिर एक टाइम आएगा जब ये हमारे पास पूरी की पूरी इस तरीके से अंदर घुस जाएगी। तो इसमें से भाई जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी वो सारी की सारी अब इस लूप में से जा रही हैं, तो फ्लक्स की एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये बार मैग्नेट जब इस तरफ निकल जाएगी तो अगेन हमारी कुछ फ्लक्स कम होना भी शुरू हो जाएगी, और फिर जब ये इनफाइनाइट पे चली जाएगी तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। तो जो फ्लक्स का ग्राफ आने वाला है वो कुछ इस तरीके का आएगा, बहुत देर तक तो 0 रहेगा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और थोड़ी देर तक ये जितनी देर तक उसके अंदर रहने वाली है ना, तब तक हम मान के चलेंगे कि सारी की सारी लाइंस इसके अंदर से ही जा रही हैं, सारी की सारी जितनी भी लाइंस होती हैं वो सब उस रिंग के अंदर है ना। तो हमारे पास वो कांस्टेंट रहेगा फ्लक्स थोड़ी देर, और फिर उसके बाद फिर से कम होगा, इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम में वो हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास EMF क्या होता है, EMF होता है माइनस d∅/dt। अगर ये फाई और टी का ग्राफ है तो d∅/dt क्या हो जाएगा, इसका स्लोप, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो हमारे पास जो EMF की वैल्यू आने वाली है, इसी के ठीक नीचे देखो हम बना सकते हैं, ये हमारा टाइम t, ये है हमारा EMF। स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर स्लोप 0 है, यहाँ भी स्लोप 0 है, यहाँ पे भी स्लोप 0 हो जाता है। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज तो हैं जहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ग्राफ आएगा, ऐसा, ऐसा और इधर ऐसा। यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि EMF की वैल्यू नेगेटिव होगी। स्लोप भी धीरे धीरे बढ़ा था, फिर वापस इस तरीके से हो गया, तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, ऐसा, है ना। अगेन यहाँ पर फिर कांस्टेंट हो गया था हमारे पास, फिर यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है तो माइनस ऑफ स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, इसलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत ही अच्छा ये भी सवाल था। In a coil of resistance 8 ohm, magnetic flux due to an external magnetic field varies with time as इस तरीके से हमें एक फंक्शन दे दिया गया है। The value of total heat produced in the coil till the flux becomes zero will be। तो इसी तरीके के सवाल और भी पूछे जाते हैं कि the value of total charge flown in the coil till the flux becomes इतना जो भी चेंज है इस तरीके से। तो पहले उस चीज़ को समझते हैं। हमारे पास इस तरीके के सवालों को किस तरीके से अप्रोच करना होता है। देखो हमारे पास EMF की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और यही चीज़ क्या हो जाएगी, EMF इज इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास किसी भी केस में। तो यहाँ पर मैं क्या चीज़ देखता हूँ, आई को मैं लिख दूंगा डी क्यू अपॉन डी टी टाइम्स आर। और अब आप यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे। पहली बात तो यहाँ पर देखो डी टी से डी टी इस तरीके से कट जाएगा, और आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, डी फाई को इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाता है हमारे पास डेल्टा फाई अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस भी लगा रहेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये चीज़ क्या है, हमारे पास ये आ जाता है टोटल चेंज इन फ्लक्स। और ये क्या चीज़ आ जाता है, टोटल चार्ज फ्लोन। अब इसमें एक चीज़ समझो, ऐसा हो जाएगा आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन दी जाएगी और बोला जाएगा टाइम कितना भी लगे। जैसे हमारे पास इस जिस रीजन में मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं इस तरीके से एक लूप को लेकर के आ गया उसमें। अब लूप को मैं धीरे लाऊं या जल्दी से ले आऊं, तो जल्दी से लाऊंगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि EMF ज़्यादा होगा। तो करंट ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन दोनों ही केस में धीरे लाओ या तेज़ी से लाओ, हमारे पास हम देखते हैं कि टोटल जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू सिर्फ टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज पे आ रही है। और फ्लक्स चेंज दोनों ही केसेस में बराबर आ रहा है क्योंकि इसका एरिया उतना ही है, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है। पहले बाहर थे तो फ्लक्स जीरो था, बाद में फ्लक्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी बी इंटू एरिया। अब आप इसको धीरे लाओ तेज लाओ कैसे भी लाओ, हमारे पास चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू सेम आ जाती है। कुछ ऐसा ही ये सवाल है। यहाँ पर हमें टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल की बात करनी है। तो कोशिश करो आप हीट प्रोड्यूस्ड कैसे हो जाएगी, छोटे से टाइम में हमारे पास कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, इस तरीके से इसको अप्रोच करने की कोशिश करो। बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 2 जूल। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास मान लो जो भी कॉइल है उसमें कुछ EMF जनरेट होता है, उसके कारण उसमें कुछ करंट आ जाता है, और करंट के कारण हमारे पास कुछ पावर होती है। तो किसी भी टाइम टी पर हमारे पास जो पावर होगी, है ना, तो जो पावर होती है उसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर आर, या फिर आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो वी स्क्वायर अपॉन आर। और हमारे केस में वी क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, वो जो EMF आने वाला है, तो उसको मैं लिखूंगा ई स्क्वायर अपॉन आर इस तरीके से। ये तो हमारी पावर है, और ये समय के साथ चेंज होती रहेगी क्योंकि EMF इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ ना कुछ करके आ जाएगा। तो किसी भी छोटे से टाइम dt में हमारे पास जो छोटी सी हीट आ जाएगी, DH की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पावर इंटू डी टी, विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी। अब मुझे ये EMF पता करना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो EMF अगर मैं पता करने जाऊँ, EMF की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, EMF इज इक्वल टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, विच इज इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू 2t। और ये भी माइनस का है इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू हो जाती है प्लस 4t डिवाइडेड बाई 3। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा, लेकिन अब मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो EMF का स्क्वायर आ रहा है, तो DH की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 16t स्क्वायर अपॉन 9, और हमारे पास R भी था यहाँ पर, तो इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाय dt। तो हमारे पास छोटी से हीट किसी भी dt टाइम में जो है वो इस तरीके से पता चल गई। इसको हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी। देखो यहाँ पर 0 से टोटल हीट कितनी हुई, टाइम की इंटीग्रल में लिमिट क्या लगाओगे, 0 से कितने टाइम तक मैं इसको इंटीग्रेट करूँ। तो यहाँ पे पहले पता करो किस टाइम पर फ्लक्स की वैल्यू 0 हो रही है। तो देख के ही पता चल रहा है फ्लक्स इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और इसीलिए यहाँ पर लिमिट आ जाएगी मेरे पास 3। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे हम, तो DH की जो वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी कैपिटल H इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 16/9R, ये चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट है, तो 16/9R एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आएगा। और क्योंकि हमारे पास टाइम की वैल्यू 3 रखनी है, तो यहाँ पे देखो 3 का क्यूब आ जाएगा,
अब वैल्यूज़ रखोगे तो ये सारे के सारे इस तरीके से कट जाते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से आ जाता है 16 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 2 जूल इज़ द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, इसमें 0 से लेकर के 3 सेकंड तक। तो इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है EMF इज इक्वल टू d∅/dt होता है। अब यहाँ से आप टोटल चार्ज पूछ लो, टोटल हीट पूछ लो, कुछ और पूछ लो, इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। A circular coil of 1000 tons, each with area 1 square meter, is rotated about its vertical diameter at the rate of 1 revolution per second in a uniform magnetic field of 0.07 Tesla. The maximum voltage generated will be. इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो किस दिशा में, तो एक्चुअली इधर होता, इधर होता, इधर होता, किधर भी रखो आप, है ना। हमारे पास हमेशा ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड से इस तरीके से ये कॉइल घूम रही है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है और हमारी कॉइल इस तरीके से है, तो कभी इसमें से फील्ड जा रहा है, तो कभी यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम है और इस वक्त फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। जीरो से मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू में चेंज तो आ रहे हैं, तो उसके कारण EMF में चेंज तो आएगा, मतलब कुछ हमारे पास EMF आने वाला है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। ऑलराइट, तो अब हमें बताना है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स कितनी है, सॉरी EMF है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी आ रही है। तो बहुत ही अच्छा सवाल हो गया ये। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है 440 वोल्ट। कैसे आया देखो, सीधे सीधे अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही करने जाऊँ तो फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है B.A वेक्टर। यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एरिया का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, लेकिन एरिया अपना डायरेक्शन बदल रहा है, पूरे समय डायरेक्शन बदल रहा है, तो हमारे पास एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन पूरे समय चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ BA cos थीटा। ठीक, अब मेरे पास जो EMF की वैल्यू आने वाली आएगी -d∅/dt। तो यहाँ पर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू आएगी BA cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, है ना, एक माइनस पहले से ही था, मल्टीप्लाइड बाय d∅/dt। इसको मत भूलना, ठीक है, जो भी इसके अंदर होता है उसको भी तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ से देखो इसकी जो वैल्यू आ जाती है EMF इज इक्वल टू BA साइन थीटा इंटू d∅/dt हो जाता है हमारे पास ओमेगा के बराबर। अब यहाँ पर B कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, सिर्फ इसका वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ से EMF की मैक्सिमम वैल्यू जो आने वाली है वो हो जाएगी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास E मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी BA ओमेगा। वैल्यूज़ रखो, एरिया की वैल्यू है 1 और यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे पास 1000 टर्न्स है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 भी करो क्योंकि इतने टर्न्स हमारे पास हैं, है ना। फ्लक्स की वैल्यू में भी वो 1000 हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी 1000 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे भी हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर उसको n लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 0.07 का मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया की वैल्यू 1 है और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, इसका मतलब 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से देखो अब मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है वो आती है 70 इंटू 2 पाई। अब इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमें लिखनी है यहाँ पे, तो पाई को मैं लिख दूंगा 22 डिवाइडेड बाई 7। 7 से ये 7 कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू आ जाती है 440 वोल्ट विच इज आवर करेक्ट आंसर। Two concentric circular coils C1 and C2 are placed in the xy plane. C1 has 500 turns and a radius of 1 centimeter. C2 has 200 turns and a radius of 20 centimeter. तो यहाँ पर अब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सबसे पहले तो ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करो। एक का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, एक का है 1 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से बना ली। C1 कौन सा है, C2 हैज़ 200 टर्न एंड रेडियस, दिस इज C2। इसमें कितनी टर्न्स है, 200 टर्न्स है, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास C1, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और इसमें है 500 टर्न्स 1 सेंटीमीटर। ठीक,
C2 कैरीज अ टाइम डिपेंडेंट करंट I इज इक्वल टू इतना प्लस 3 एम्पियर, ये पूरा का पूरा करंट हो गया C2 में, दिस इज I, लेट्स से, ठीक। द EMF इंड्यूस्ड इन C1 इन मिली वोल्ट एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू इतना। तो हमें बताना है कि वो x की वैल्यू कितनी है। तो बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है, इसमें देखो आपको क्या अज्यूम करना है। अब ये एक कॉइल है, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, है ना। तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको खाली ये अज्यूम करना है, क्योंकि ये इतनी छोटी है कि यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो पूरे में आपको इसको कांस्टेंट मान लेना है इसके लिए। वैसे कांस्टेंट होगा नहीं, सिर्फ इसके सेंटर की वैल्यू हमें पता है, सेंटर के आसपास भी हम मान लेंगे कि उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन करके आपको फाई का पहले फंक्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप फाई को डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल पाओगे। का करेक्ट आंसर है 5। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू लिखो। मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर बी आ रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को भी ध्यान रखना है, अभी हम तो करंट की बात कर रहे हैं, बाहर वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, राइट। तो इसी का करंट यूज होगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ भाई, इसमें जो करंट था I2, और उसी के नंबर ऑफ टर्न्स का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेडियस भी उसी का होगा, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू उसका एरिया, किसका एरिया, छोटे वाले का, छोटे वाले का नाम हमने 1 दिया है तो इसको मैं लिख दूंगा A1। लेकिन ये एरिया तो सिर्फ एक टर्न के लिए फ्लक्स आया, वहां पे भी n टर्न्स हैं तो इसमें लगाओ N1। अब देखो इसमें जो B की वैल्यू है वो यहाँ से उठा के इसमें रख दोगे तो हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू आ जाती है, फ्लक्स की वैल्यू में भी जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको मैं आगे लिख देता हूँ, आ जाता है म्यू नॉट N1 N2 A1 डिवाइडेड बाय 2R2। ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया मल्टीप्लाइड बाय I2। I2 एक टाइम वेरिंग फंक्शन है हमारे पास इस तरीके से 5t² माइनस 2t प्लस 3, ठीक है। हमें क्या पता करना है, हमें EMF पता करना है, तो EMF की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी फाई अपॉन डी टी। उसको आप सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे देखो ये सारी की सारी टर्म्स कांस्टेंट हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन 2R2 DI2 अपॉन dt। इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर आप रख दोगे तो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 10t माइनस 2, ठीक। हमसे किस वक्त पूछा है, EMF एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहाँ पे t की वैल्यू आपको 1 रख देनी है, तो EMF एट 1 सेकेंड की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट। N1 की वैल्यू रखते हैं, N1 की वैल्यू है 500, N2 की वैल्यू कितनी है 200। एरिया ऑफ वन, एरिया ऑफ वन की वैल्यू यहाँ से आप पता कर सकते हो, उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 10⁻⁻⁴ हमारे पास मीटर स्क्वायर में, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 इंटू रेडियस ऑफ 2, उसकी वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो उसको मैं लिखूंगा सिर्फ 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10t माइनस 2, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे रखोगे तो आ जाएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 8 यहाँ पे आ जाता है। अब इसको खाली हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू हमें कुछ लेकर के आनी पड़ेगी। तो देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट को मैं लिख दूंगा म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास बचता क्या है, ये 5 इंटू 2 हो जाता है 10, 10⁻⁵ ये टोटल हो जाएंगे, 5 में से 4 फिर से चली गई तो फिर 10 बचता है, तो ये हो जाता है 10 पाई इंटू 8, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 0.4 इस तरीके से, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ 4 और यहाँ पे लगा देता हूँ ऊपर एक 10। देखो यहाँ पर 4 से 4 इस तरीके से कट जाता है, हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 8 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁻⁵ माइनस 5 वोल्ट। हमसे पूछा है आंसर 4/x इन मिली वोल्ट, तो इसको अगर मिली वोल्ट करना है तो इसको मैं कर दूंगा दिस इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर अपॉन 100 मिली वोल्ट, है ना, ये आ गया। अब इस फॉर्मेट में तो ये आया नहीं अभी तक, तो इसको देखो सिंप्लीफाई करने के लिए पाई स्क्वायर, इसको आप अप्रॉक्सीमेट करोगे, अब 8 इंटू 10, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 हो जाएगी, यहाँ जाता है 100 मिली वोल्ट, यहाँ 10 से 10 कटेगा और इसकी वैल्यू आ जाती है 4 डिवाइडेड बाय 5 मिली वोल्ट, यानी x की वैल्यू 5 इस तरीके से हमारे पास आ जाती है। थोड़े अप्रॉक्सीमेशन भी यहाँ पे आपको यूज़ करने पड़ेंगे।
ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 40 दिन में हमने पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीटली कवर कर ली है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। 40 वीडियो मेन के, 40 वीडियो एडवांस के, और उनको क्लब करते हैं तो बनता है हमारा क्रैश कोर्स जेईई मंथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर चेकआउट करना। और साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पर, साथ में ब्लॉगिंग करेंगे, तो उसको भी ज़रूर देखना। हम मिलेंगे जल्दी ही।